क्या कभी आपने सोचा है कि जब कोई आवेश पृष्ठ से गुजरता है, ध्यान से सुनना, कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ से गुजरता है तो हम उसको कैसे नापते हैं? तो इसका राज है वैद्युत फ्लक्स। ठीक इसी प्रकार जैसे किसी डोर से हवा गुजरती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत बल रेखाएं हैं, जब वो किसी पृष्ठ से गुजरता है तो उस वैद्युत का जो रेखाएं होती है उस रेखाओं को नापते हैं, उसको हम कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स। तो जो आज का टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स फिजिक्स में, ध्यान से सुनना, वैद्युत फ्लक्स फिजिक्स में किन कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जाता है वो हम देखेंगे, उनकी गणितीय विवेचना देखेंगे, जैसे गॉस लॉ में कैसे वैद्युत फ्लक्स यूज होते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स के साथ। वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स बताने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूं, जिससे कि जब आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ो तो आपको उस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और वो क्या है? वो होता है क्षेत्रफल वेक्टर। आपको पता है कि कैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल वेक्टर निकाला जाता है? अगर तुम्हारे पास एक समतल क्षेत्रफल है या समतलीय क्षेत्रफल है तो कैसे उसका तुम क्षेत्रफल वेक्टर निकालोगे और उस क्षेत्रफल का परिणाम निकालोगे? तो कुछ मान लो हमारे पास एक ऐसा समतलीय, एक ऐसा है ये समतलीय क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल एरिया मैंने क्षेत्रफल मान लिया मैंने ए। क्या मान लिया? ए। अब अगर तुम्हें इस क्षेत्रफल समतलीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस समतलीय क्षेत्रफल से हम बाहर की तरफ, चाहे ऊपर लो या नीचे लो, हम क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं या लंबवत एक रेखा खींचते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर, जो कि कैसा होता है? इसके लंबवत होता है। तब मैं लिख सकता हूं एन कैप ए। अब एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो ए की दिशा में, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में क्या है? यूनिट एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और जो ए है वो इस क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल वेक्टर का परिणाम है। तो जब भी तुम्हें किसी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर लेना है तो वो किस रूप में लेना है? ए वेक्टर बराबर एन कैप ए। और उसकी दिशा हमेशा कहां होगा? जो भी समतलीय पृष्ठ लोगे उसके अभिलंबवत, चाहे तुम उसके वो बाहर की तरफ लो या नीचे की तरफ लो। तुम्हें कैसे लेना है? ऐसे। तुम ऐसे नहीं ले सकते, ये क्षेत्रफल है समतलीय, तुम ऐसे नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। इधर नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। तुम्हें हमेशा या तो ऊपर की ओर बाहर लेना है या तो नीचे की ओर बाहर लेना है। और उस क्षेत्रफल का जो वेक्टर होगा वो एन कैप क्या हो जाएगा? ए। एन कैप क्या है? एकांक वेक्टर। और जो ए है वो क्षेत्रफल वेक्टर ए का परिणामी क्षेत्रफल है। आए समझ में? परिणामी क्षेत्रफल, परिणामी क्षेत्रफल। अब हम इसको वैद्युत फ्लक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि किसी भी समतलीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर कैसे लिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, ये जो वैद्युत फ्लक्स है क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, ये किसका गुण है पता है आपको? ये गुण है वैद्युत क्षेत्र का ही। जो वैद्युत फ्लक्स है, मैं ये लिख देता हूं, जो वैद्युत फ्लक्स है ये वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। क्षेत्र का गुण है।
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं का ही क्या होता है, संख्या होता है या समूह होता है। एक चीज और नोट कर लेना, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, कि जहां जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, लेकिन जिन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र दूर दूर होते हैं वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दुर्बल होता है। हमेशा याद रखना, अगर मैं कहीं पे वैद्युत बल रेखा दूर दूर रख रहा हूं तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा, लेकिन अगर मैं वैद्युत क्षेत्र पास पास रख रहा हूं तो वहां पर कैसा होगा, वहां प्रबल होगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। ठीक है, तो अब मैंने लैंग्वेज लिख दिया है, लैंग्वेज में वही लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है। मतलब कोई तुम्हारे पास काल्पनिक पृष्ठ है और वो तुमने उसको किस में रखा, वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होगी, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो किससे बना है, वैद्युत बल रेखाओं से बना है, तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से पास होगी। अब काल्पनिक पृष्ठ क्या है, तुम्हें इमेजिनेशन करना है, एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये भी हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते, कल्पना करते कि ऐसे होगी, वास्तव में वो दिखता नहीं है। तो तुम्हें एक काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनेशन पृष्ठ क्या करना है, सोचना है, और उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन रेखाओं की संख्या का जो माप है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसे हम किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और जो वैद्युत फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तब मैं कह सकता हूं कि अब एक चीज और है, मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाऊं तो आप ज्यादा बेटर समझोगे। ठीक है, मान लो यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, मान लो यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, तो मैंने मान लिया कि इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये मैंने मान लिया कि एक ऐसा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, और इससे जो वैद्युत बल रेखा पास हो रही है वो कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से पास हो रहा है, जिसकी दिशा ये है। मैंने मान लिया कि ये जो पृष्ठ है ना, क्या है, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल a है, ये पृष्ठ इस क्षेत्रफल क्या है, a है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जो किस दिशा में होगा, इसके लंबवत होगा। कैसा होगा, लंबवत होगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें छोटा सा एक समतल पृष्ठ ले लेता हूं। ये कैसा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर है dA। क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर dA है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, dA वेक्टर है, क्या है, dA वेक्टर। तथा जो वैद्युत क्षेत्र है, इससे जो वैद्युत क्षेत्र पास हो रहा है वो क्या है, E वेक्टर है। क्या है, E वेक्टर है। तब मैं कह सकता हूं कि इस काल्पनिक पृष्ठ से, किससे, इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, ये इन पृष्ठों से जो भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, इन संख्या का माप ही क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरे के लिए नहीं निकाल सकते, तो हम छोटा सा एक अवयवी पार्ट लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए वेक्टर, और उससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर। तब अगर मैं कहूं कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई। इसका मतलब क्या है, वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाली। अब पूरे पृष्ठ से, तो पूरे पृष्ठ क्या है, ये पूरा पृष्ठ ए है, तो वो क्या हो जाएगा, समाकलन ए। क्या है,
इसका और इसका क्या लेना है तुम्हें, डॉट, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, इन दोनों का स्केलर गुणांक लेना है। क्या लेना है, स्केलर गुणांक। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पृष्ठ से, कौन से, इस स्मॉल वाले पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कि उसका पृष्ठीय समाकलन जो है, किसका पृष्ठीय समाकलन जो है वो वैद्युत फ्लक्स के क्या है, समान है। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे मैं एक चीज और बताने वाला हूं। ये अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैम की बात करो, चाहे तुम नीट, आईआईटी या सीयूसेट की बात करो, वैद्युत फ्लक्स हर कहीं पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तुम बोर्ड की नजरिए से देखो या चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की नजरिए से देखो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी तैयारी के दौरान जब मैंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था तो उसमें पूछा गया था, वो क्या था कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से ध्यान से देखना, इस काल्पनिक पृष्ठ से बाहर जाने वाली जो भी वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कैसा होती है, वैद्युत फ्लक्स होगा, और वो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि पृष्ठ से बाहर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, मतलब फाई क्या हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। बट पृष्ठ में जो प्रवेश करने वाली वैद्युत फ्लक्स है फाई, वो कैसा होगा, ऋणात्मक, मींस नेगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखते हो तो उस पृष्ठ से बाहर जाने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, और उस पृष्ठ पर आने वाली, प्रवेश करने वाली जो भी वैद्युत फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। अब इसको ऐसा मान लो कि एक बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, कि वैद्युत क्षेत्र में एक कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वायु से या हवा से भरा गुब्बारा, तुमने देखा होगा कि जब किसी गुब्बारे में हवा भरा जाता है तो उसका आकार कैसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है और वो फूल जाता है। तो इमेजिनेशन करो कि तुम्हारे पास ऐसा एक पृष्ठ है, ठीक है, और उससे क्या गुजर रहा है, वैद्युत बल रेखाएं पास हो रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। तब मैं कह सकता हूं कि उस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा फाई ई बराबर, अब उस पूरे पृष्ठ से मतलब कुल नेट वैद्युत, इसको बोलते हैं इनक्लोज्ड एरिया, परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध मतलब जितने क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो उसको लिख सकता हूं मैं ई वेक्टर डी ए वेक्टर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैंने कहा, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, अब अगर मैंने कहा कि मैंने जो इस पृष्ठ में क्षेत्रफल अवयव लिया, वो क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे से कितना, कुछ एंगल पर है। देखो देख के भी लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल वेक्टर ऐसा है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा, ऐसा है। क्या इन दोनों में कुछ कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्षेत्रफल अवयव वेक्टर है डी ए और जो वैद्युत क्षेत्र है वो थीटा कोण बनाते हैं। तो जब ये थीटा कोण बनाते हैं तो ध्यान से देखना, ये दोनों, ये तुम्हारा कौन से कंपोनेंट होंगे, एक्स घटक और ये वाई घटक। तो थीटा जब कहां से बना रहा है, ये मैंने एक्स माना, वैद्युत क्षेत्र अभी किसमें है, एक्स में है, तो इसको क्या माना मैंने, थीटा, कि यहां पर जो है वो हमारे पास थीटा है। तो क्या बनेगा, जब एक्स एक्सेस से कोई भी, देखो ये है पोजीशन, मतलब परिणामी है ना, तो जो परिणामी है वो एक्स एक्सेस मतलब वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, तो एक्स एक्सेस से जब भी कोण बनता है तो क्या बनता है, कॉस थीटा। तब मैं कह सकता हूं कि जो फाई ई है वो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि अब मैं घटक ले रहा हूं तो मुझे स्केलर लेना है, अदिश लेना है, अदिश के रूप में, क्योंकि डॉट हट रहा है। ये गुण क्या है कि जब डॉट हटता है उसके दोनों के बीच में कोण, कुछ कोण है, क्या कुछ कोण बन रहा है, तो डॉट हटेगा और उसमें क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। क्या लगेगा, कॉस थीटा। अब ये हो गया, ध्यान से सुनना, ये हो गया इसके लिए कि जब ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया स्मॉल पार्ट के लिए ना, किसके लिए, स्मॉल पार्ट के लिए। अगर मैं पूरे पृष्ठ के लिए निकालूं तो क्या आ जाएगा, फाई ई
बराबर समाकलन होगा तो सिर्फ किसका होगा, क्षेत्रफल का होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जैसा है वो तो वैसा ही है। क्या वो कम ज्यादा होगा ना, सिर्फ बढ़ेगा घटेगा कौन, वैद्युत सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर। तो समाकलन सिर्फ किसका होगा, डीए का। तो क्या बाहर आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये ए और डी ए। तो जब ए वेक्टर का समाकलन होता है तो आ जाता है डी ए बराबर ओनली ए। तब मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। थीटा को मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूं। मीन्स जब भी कोई काल्पनिक पृष्ठ है और उस वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उससे गुजरने वाली अगर आपको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ई ए कॉस थीटा। क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये तो हो गया वैद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र। अब न्यूमेरिकल्स के लिए, जब तुम्हें न्यूमेरिकल्स से डील करना है या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वो क्या होता है, बेसिक से बढ़ के थोड़ा एडवांस में पहुंचता है। तो अब अगर मैं वैद्युत फ्लक्स का कुछ एडवांस चीजें बताऊं तो आप बताना कि क्या होगा। इसमें हम दो स्पेशल कंडीशन मतलब विशेष स्थिति पढ़ते हैं। पहला है, मैं लिख देता हूं कि मुझे दो क्या पढ़ना है, स्पेशल कंडीशन पढ़ना है। मीन्स विशेष स्थिति। और मैंने तो जो स्पेशल कंडीशन पढ़ना है, दो स्पेशल कंडीशन पढ़ना है। पहला स्पेशल कंडीशन है क्या है, वो ध्यान से देखना कि यदि जो समतल पृष्ठ है ना, समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या है, अभिलंबवत है, अभिलंबवत है। इसका मतलब क्या है कि जो समतल पृष्ठ ये है और ई है, इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा, जो भी कोण होगा, वो कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। तो अगर जीरो है तो मैं क्या कह सकता हूं, इसमें रखो जरा कॉस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं रखू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तब उस कंडीशन में जब ये एक दूसरे के अभिलंबवत हो तो वैद्युत फ्लक्स का क्या आ जाएगा, ई ए। क्या जाएगा, ई ए। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि क्या जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ ए ई के समांतर है, ई के क्या है, समांतर है। तो जब समांतर है तब मैं क्या कह सकता हूं, तब मैं क्या कह सकता हूं, जो ई है वो इसके समांतर है, क्षेत्रफल के परिणामी क्षेत्रफल क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तब मैं अगर cos 90 डिग्री रखूं तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहां cos 0 तो पूरा 0, 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई तो 0। तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। ये दो कंडीशन याद रखना, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली तुमसे पूछ लेगा, डायरेक्टली बोर्ड में भी पूछ सकता है, बट ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर वैद्युत फ्लक्स से कुछ ना कुछ पूछ रहा है तो ये जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये था हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब मैं वैद्युत फ्लक्स से क्या निकाल सकता हूं, गॉस परिमेय। क्या निकाल सकता हूं, गॉस परिमेय निकाल सकता हूं। क्योंकि जो गॉस परिमेय होता है वो भी किस पर, एक काल्पनिक पृष्ठ पर ही बेस्ड होता है। कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, अगर उसके सेंटर में मैं क्या रखता हूं, किसी आवेश को रखता हूं, तो मैं जानता हूं कोई भी आवेश है तो उस आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। तब मैं ये देखूंगा कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। तो उस
पूरे पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तब उसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहां तक पहले नोट डाउन कीजिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे वैद्युत फ्लक्स से गॉस परिमेय आता है। चलिए, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। गॉस परिमेय टॉपिक क्या है? गॉस परिमेय। क्या होता है गॉस परिमेय? सेम एज वैद्युत फ्लक्स की तरह ही होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति वैद्युत फ्लक्स से ही होता है, जैसे कि मैंने वैद्युत फ्लक्स वाले टॉपिक में बताया। क्या होता है कि जब वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखा जाता है, तो उस पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बाध्य आवेश का, बाध्य मीन्स नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? वो माध्यम की वैद्युतशीलता है। क्या है? जिस भी माध्यम में उसको रख रहे हो, उस माध्यम की क्या है? वैद्युतशीलता है। तो तुम्हारे पास अगर मान लो एक काल्पनिक पृष्ठ है और उसको उठा के तुम वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हो, तो वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनना, तो जैसे वैद्युत बल रेखा उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरेगी, तो उससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तब मैं कह सकता हूं जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें जितने भी आवेश उपस्थित होगा उसका कितना होगा? 1/ε0 का गुना होगा। कैसे? देखते हैं। फाई ई वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q का 1/ε0 गुना होगा। तब इसको मैं कह सकता हूं Q इनक्लोज भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? इनक्लोज मीन्स कि उससे आवेश परिबद्ध है ना, ठीक है, बट्टे ε0। ε0 क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब अगर मैं गॉस परिमेय को प्रूव करूं, क्या इसकी उत्पत्ति करूं कि कैसे ये आता है वैद्युत फ्लक्स से, मैं गॉस परिमेय का क्या करूं? प्रूव करूं कि कैसे गॉस परिमेय वैद्युत फ्लक्स से रिलेट है, कि इससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हमें ये क्या लेना है? पृष्ठ लेना है, और वो पृष्ठ मैं कैसा लेता हूं? गोलीय पृष्ठ लेता हूं। ठीक है, मान लिया ये गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। जिसका केंद्र क्या है? ओ है। इसकी जो त्रिज्या है, ध्यान से देखना, इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने आर माना। इसकी त्रिज्या क्या है? आर माना। अब और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ए है। क्या है? ये है। अब मैं क्या करता हूं कि एक प्लस क्यू आवेश को इस केंद्र ओ पर रखता हूं। कौन सी आवेश को? प्लस क्यू आवेश को इस किसके? गोलीय पृष्ठ के केंद्र ओ पर रखता हूं। अब तुम्हें यह पता है ना कि जब भी कोई प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर रखा जाता है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इन वैद्युत बल रेखाओं की, अगर प्लस का है तो बाहर की तरफ होगा, ये भी प्लस का है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां होती है? उससे बाहर की ओर। तो जब मैंने ये आवेश रखा तो इसके चारों ओर, यहां से भी, यहां से, यहां से, यहां से, हर जगह से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है ना, गुजर रही है या नहीं? ठीक है, तो अगर इसके हर एक, देखना, इस पृष्ठ के हर एक बिंदु से वैद्युत बल रेखा पास हो रही है, तो अगर मैंने कहा कि मैं इस पूरे क्षेत्रफल का ना लेकर मैं एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? क्षेत्रफल अवयव। ये मैं एक क्षेत्रफल अवयव ले लेता हूं जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है? डी ए है। क्या है? डी ए। और तब इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा है, इसमें से जो वैद्युत बल रेखा गुजर रही है, तब उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इससे जो वैद्युत बल रेखा गुजर रही है उसकी दिशा कैसी है? कुछ इस प्रकार से है, मींस यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्या है? और इस क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? ये एक दूसरे के अभिलंबवत है, तो समान क्या होगा? डीए वेक्टर। तब मैं कहूंगा कि इससे गुजरने वाला इस काल्पनिक पृष्ठ, क्योंकि ये मैंने काल्पनिक पृष्ठ लिया,
इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो डी फाई ई है। क्या है? डी फाई ई। अब डी फाई क्यों लिया? क्योंकि मैंने क्षेत्रफल अवयव को कम कर लिया तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी तो कम हो गया। डी इसीलिए लगाते हैं कि मतलब कोई बड़ा सा खंड है उसका एक छोटा सा पार्ट। डी लगते ही समझ में आ गया कि ये एक बड़ा सा पार्ट था उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना एक कैसा है? गोलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ, जिसका केंद्र क्या? O है, त्रिज्या क्या है? R है। इतना क्लियर है। और जब इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रखते हैं, क्या रखते हैं? प्लस क्यू आवेश रखते हैं, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगा। कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। तब तब इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर, यहां मान लो मैंने बिंदु P मान लिया, किसी बिंदु पर एक अवयवी काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA है, और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? d फाई ई है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें फिर ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? a है, तथा केंद्र O तथा त्रिज्या क्या है? R है। जब हम उसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रखते हैं तो उसके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। बस हो गया। तब मैं कैसे कर सकता हूं? मैं जानता हूं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो किससे? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जो गॉस परिमेय है वो वैद्युत फ्लक्स से ही आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? देखो, अब मैं फाई नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, इससे बिंदु P, मतलब इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो मुझे क्या लेना है? डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। मैंने क्या कहा था? एक कंडीशन कहा था कि जब, ध्यान से सुनना, समतलीय पृष्ठ किसके वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होते हैं तो क्या होता है? उनमें बनने वाला कोण कितना होता है? थीटा। तो देखो क्या अभिलंबवत है? बिल्कुल है। मतलब जो डीए है समतलीय पृष्ठ वो ई के कैसे है? अभिलंबवत है। तो अभिलंबवत है तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तब कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी ए। तो ये आ गया हमारे पास इन छोटे से अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कि इस, ये छोटा सा अवयव क्या है? डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो ई डीए है। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लूं और उसमें से अगर वैद्युत बल रेखा पास हो रही है तो वहां पे वैद्युत फ्लक्स भी होगा। किसके? वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से या नियम से। अब मुझे देखना है कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या ये आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या कर देते हैं? हम इस पूरे पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो करो जरा इस पूरे पृष्ठ का समाकलन। तो डी फाई ई और ए ई डी ए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि किसी का अगर डिफरेंशिएशन है और उसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो वो किस में बदल जाएगा? फाई ई में। इसको तो मैंने पहले ही बता दिया था। सेम इसका भी क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। तो रखो जरा, ये क्या हो जाएगा? फाई ई। ये क्या हो जाएगा? ई ए। इतना क्लियर है? अब जब मैं, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो मैंने कहा था कि किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो ये कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जब मैंने निकलवाया था तो वो कुछ इस प्रकार से आया था। मान लो कोई बिंदु आवेश यहाँ पर प्लस क्यू रखा है और इसके कारण आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। क्या है? पी है। और वहां पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। तो सेम है, देखो त्रिज्या है ना, अब केंद्र से तुम कहीं पर भी पॉइंट लो, सब केंद्र से वहां परिधि की उस बिंदु तक त्रिज्या होगा ना, तो त्रिज्या क्या माना आर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, आर है। तो मैं अगर इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, जैसे कि ये 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और Q क्या है, इनक्लोज। क्यों, देखो Q पृष्ठ से परिबद्ध है, बंधित है, ठीक है। तब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, और ठीक है, ए क्या है, इस गोलीय पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। ए क्या है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। जब हम किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 4πr²। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर गोलीय पृष्ठ की परिधि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। तो रखो जरा इन दोनों वैल्यू को यहां रखो जरा, तो फाई बराबर इसका ई बराबर क्या, 1/4πε0 Q इनक्लोज अपॉन r² गुणे क्या जाएगा, ए क्या है, 4πr²। देखो सब गुणे में है तो कौन कौन कट रहा है, क्या 4π से 4π कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। r² से r² कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो बचा कौन है, अब हमारे पास बचा कौन है, हमारे पास बचा Q इनक्लोज बाय ε0। देखो क्या मुझे यही प्रूव करना था, क्या मैंने प्रूव कर दिया, किससे, गॉस परिमेय को मैंने वैद्युत फ्लक्स से प्रूव कर दिया कि जो गॉस परिमेय का होता है वही वैद्युत फ्लक्स से मैं उसको सॉल्व करके ला सकता हूं। इतना क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में कि कैसे क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि ये गोलीय पृष्ठ है, ठीक, उस आवेश को हमेशा हमें इसको प्रूव करने के लिए कहाँ रखना है, केंद्र पर रखना है। बस ये समझ लेना कि अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं पढ़े हो तो पहले चैप्टर में या मेरा पुराना वीडियो देख लेना, उसमें है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी आर दूरी या किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वो यही आता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसके चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो या चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, हम बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।